नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सभी जानकारी मिल सके। मैंने ऊपर दिखाए गए वेट लॉस के वीडियो में बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। तो कई लोगों ने मैसेज करके मुझे पूछा कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और जानकारी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, लेकिन वह खाने की एक पैटर्न है जिसमें कुछ समय के लिए खाना खाया जाता है और कुछ समय के लिए भूखा रहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मुख्य रूप से दो पीरियड होते हैं। पहला होता है ईटिंग पीरियड और दूसरा होता है फास्टिंग पीरियड। फास्टिंग पीरियड मतलब उस समय के लिए आपके बॉडी में पानी के अलावा कुछ भी जाता नहीं है। कई बार आप ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी विदाउट शुगर ले सकते हैं। तो अभी हम यह समझते हैं कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे क्या साइंस है। उसमें हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन एक एंटी एजिंग हार्मोन है। 18 से 21 सालों तक हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अच्छी तरीके से रिलीज होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना कम होने लगता है। तो अब हम यह समझते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन करता क्या है। अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा है तो मसल मास बिल्ड करना तथा फैट बर्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से वह प्रोटीन को कंजर्व करता है तथा फैट बर्न जितना ज्यादा हो सके उतना करता है। स्टडीज में दिखाया गया है कि जितना लंबा फास्टिंग पीरियड हो उतना लंबा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन का समय होता है। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। यह बात पक्की है कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा प्रमाण में है तो वेट लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलिन फैट को स्टोर करता है और ग्रोथ हार्मोन को भी ब्लॉक करता है। यह क्यों होता है, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है। उसकी वजह से इंसुलिन भी ज्यादा प्रमाण में सीक्रेट होता है। यह इंसुलिन का प्रमाण बढ़ने के कारण हंगर तथा थकान लगना और बॉडी में फैट ज्यादा प्रमाण में स्टोर होता है। यह साइकिल चलती ही रहती है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। अभी हम यह समझते हैं कि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो मसल मास का ग्रोथ करता है। अगर कोई इंसुलिन सेंसिटिव व्यक्ति 10 ग्राम मसल मास का ग्रोथ करना चाहती है तो उसे 10 ml इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी व्यक्ति जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको 10 ग्राम मसल मास का ग्रोथ करना है तो उसे 10 की बजाय 20 ml इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को हील करता है। अगर पर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वह खाने के बाद थकान जैसा महसूस करेगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फ्यूल जो होता है वह सेल के अंदर नहीं जा पाता। उसकी वजह से संतोष यानी कि सैटिस्फैक्शन उत्पन्न नहीं होती। उसके कारण से ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। इसी वजह से डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स में खाने के बाद नींद आना कॉमन है। यह थकान इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से दूर हो सकती है। अभी हम जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कैसे करते हैं। मानो कि एक व्यक्ति है जिसने डिसाइड कर लिया है कि उसे वेट लॉस करना है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रास्ता चुनता है। अभी उसकी हैबिट में हम देखें तो वह दिन में 5 बार, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लंच में, उसके बाद शाम का नाश्ता, उसके बाद डिनर और उसके बाद देर रात में खुराक लेता है। अभी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि उस व्यक्ति को कौन से समय पर कौन सी चीज खानी चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत में ही देखा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, लेकिन वो एक पैटर्न है। अभी व्यक्ति जो दिन में 5 बार मील लेता है वो धीरे धीरे अपना मील कम करेगा, यानी कि अब वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सिर्फ दिन में यह 3 ही मील लेगा। अभी 2 से 3 हफ्ते के बाद वो कुछ इस तरीके से मील लेगा कि अगर उसने सबसे पहला मील 10 बजे लिया हो तो फिर वो अपना तीसरा मील 6 बजे लेगा, यानी कि पहले और तीसरे मील के बीच में 8 घंटे का फर्क रहेगा। इसे हम ईटिंग पीरियड कहते हैं। बाकी के 16 घंटे वह फास्ट करेगा।
जिस समय पर वह कुछ भी नहीं खाएगा। इसे हम फास्टिंग पीरियड कहते हैं। इसे 16/8 भी कहते हैं, जहाँ 16 घंटे फास्टिंग पीरियड और 8 घंटे ईटिंग पीरियड होता है। आगे जाकर 2 से 3 महीने के बाद व्यक्ति 20/4 का रूल भी अप्लाई कर सकता है। उसमें 20 घंटे फास्टिंग पीरियड और 4 घंटे ईटिंग पीरियड होता है। अगर व्यक्ति ने 1 बजे फूड खाया हो तो फिर दूसरा मील उसके 4 घंटे बाद यानी कि 5 बजे लिया जाता है। इस 20/4 के रूल में सिर्फ 2 ही मील होते हैं और इसमें एक्सरसाइज भी ऐड हो जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। कई बार व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल हो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उसका यह मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने के लिए, उसके साथ साथ ब्रेन के फंक्शंस इंप्रूव होने के लिए तथा जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन की राहत के लिए एक दिन में एक ही बार फूड दिया जाता है। उसको 23/1 का रूल भी कहते हैं। इन लोगों में जो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं उनके लिए खाने का समय शाम के 6 बजे के आसपास बेस्ट है, क्योंकि जो भी फूड 6 से 9 के बीच में खाया जाता है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि उस समय बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट और प्रीडोमिनेंट होती है। उसकी वजह से डाइजेशन और रिलैक्सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का गोल हमारी बॉडी में ईटिंग पैटर्न चेंज करना है, जिससे हमारी बॉडी में जो फ्यूल ग्लूकोज से प्राप्त होता है वो ग्लूकोज के बजाय कीटोन्स से प्राप्त हो। कीटोन्स मतलब लीवर द्वारा फैट के हुए ब्रेकडाउन से उत्पन्न हुआ एक सब्सटेंस। यह ग्लूकोज से कीटोन्स के ट्रांजिशन के दौरान कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि थकान लगना, उबका आना, रैश, डिहाइड्रेशन, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाना, हेडेक, डिजीनेस और हेयर फॉल। यह सिम्टम्स को अवॉइड करने के लिए नमक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी सप्लीमेंट्स के तौर पर लिए जाते हैं, जो यह ट्रांजिशन का समय स्मूथ बनाता है। मॉर्निंग में डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स में शुगर लेवल बहुत ही हाई होता है। उसके साथ साथ सुबह 8 बजे के आसपास कॉर्टिसोल का लेवल भी हाई होता है, जो ग्लूकोज के मोबिलाइजेशन में तथा इंसुलिन को सप्रेस करता है। उसकी वजह से अगर एक्सरसाइज सुबह 8 से 12 बजे के बीच में करा जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। जब आप बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ज़्यादा फैट और कम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर चलाते हो तो बॉडी में पानी की यानी कि फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। यह होने का कारण यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स फ्लूइड्स को रिटेन करता है, इसलिए जब आप कार्बोहाइड्रेट से पीछा छुड़ाते हो तो फ्लूइड से पीछा अपने आप ही छूट जाता है। इसकी वजह से मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी हो जाती है। इसीलिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तथा विटामिन बी को ऐड करने से ट्रांजिशन स्मूथ होता है। कई लोग मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा विटामिन बी से डेफिसिट होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान वह मैग्नीफाइड हो जाते हैं। विटामिन बी फैट, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में उपयोगी है। इसीलिए न्यूट्रिशनलिस्ट जो गुड सोर्स है विटामिन बी का, उनका उपयोग करना चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान करते हैं। उनमें से पहली है अपनी ईटिंग हैबिट्स बहुत ही जल्दी चेंज करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान बॉडी को एडप्ट होने के लिए कुछ समय देना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आप 5 मील ले रहे हो और उसके अगले ही दिन आप 1 मील पे शिफ्ट हो जाओ। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति हाईली इरिटेटेड और एक्सट्रीमली हंग्री फील करता है। दूसरा है ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ ऐसी वस्तुओं का सेवन कर रहे होंगे जो आपको ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स देता है, जैसे कि राइस यानी कि भात, स्वीट पोटैटो तथा इवन फ्रूट्स भी। तीसरा है 5-2 का रूल फॉलो करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हफ्ते में 5 दिन जो चाहे वो खाते हैं और अगले 2 दिन वो 500 कैलोरी से भी कम खुराक लेते हैं। यह प्लान बहुत ही पेनफुल है, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। उसके बाद है लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का कंजप्शन करना। उसमें आप
लो क्वालिटी वाले फूड को कंजप्शन करते हैं जो हमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकते। उसकी वजह से कई महीनों के बाद हेयर फॉल होना, ब्लीडिंग गम्स तथा दांत लूज हो जाना जैसे कई कारण बनते हैं। उसके बाद है लो फैट कीटो डाइट करना। उसमें कार्बोहाइड्रेट तथा फैट दोनों ही बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसकी वजह से बॉडी प्रोटीन का यूज करना शुरू कर देती है। लो फैट होने की वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड का कमी भी होने लगती है। कई बार लोग सॉल्ट तथा अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स लेना छोड़ देते हैं तथा वो जब भी खुराक लेते हैं तब एक साथ ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। यह सब गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो यह थी जानकारी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।